दोस्तों आज इस वीडियो में हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसको हम शीघ्र पतन के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि प्री मैच्योर इजैकुलेशन बहुत बार तो पेशेंट गलत डायग्नोसिस ही खुद बना लेते हैं, यानी कि उनको लगता है उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, बट उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होती नहीं है। दूसरी चीज़, प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए दवाई क्या लेनी है, कैसे लेनी है, इसको डिसाइड कैसे करते हैं, कितने टाइप की प्री मैच्योर इजैकुलेशन होती है, इसके बारे में जानना पेशेंट को बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ जो मेरे पास पेशेंट्स आए उनको पूरी नॉलेज हो प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ताकि हम उनसे वो सिंपल से क्वेश्चंस पूछ के उनका ट्रीटमेंट जो है सही ट्रैक पे स्टार्ट कर पाएँ। इस पर्पज़ से ही आज ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन हम कहते कब हैं। दोस्तों देखिए, अगर मैस्टरबेशन पे आपका सीमन जल्दी निकल जा रहा है तो ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन नहीं है। इसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन लेबल करके एक एंग्जाइटी पा लेना एक बहुत ही गलत स्टेप होगा दोस्तों, क्योंकि ये पूरा आपका आगे का जो सेक्सुअल लाइफ है उसको एक इम्पैक्ट कर सकता है, उसको ख़राब कर सकता है। तो जो हमारी डेफिनेशन है प्री मैच्योर इजैकुलेशन की, यानी अगर हम इंटरनेशनल सोसाइटीज़ को देखें जो कि यूजुअली इस पर रिसर्च कर रही हैं, काम कर रही हैं, जिनमें मैं भी एक एक्टिव रोल निभा रहा हूँ, तो ये कहती हैं कि अगर आपको 2 मिनट से पहले पानी छूट जाता है यानी सीमन निकल जाता है, तभी हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन कह सकते हैं। अगर ये 2 मिनट के बियॉन्ड आपका पानी छूट रहा है पेनिट्रेशन के बाद, तो फिर इसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि एवरेज टाइम जैसे हमने और वीडियोस में बात की है वो ही 2 से 5 मिनट होता है इंटीमेट होने का, पेनिट्रेटिव इंटीमेसी का। तो अगर आप मैस्टरबेशन पे सोच रहे हैं कि पानी जल्दी छूट रहा है तो डेफिनेटली इसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन नहीं कह सकते। यानी कि इसको आप तभी प्री मैच्योर इजैकुलेशन कह सकते हैं जब आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, अदरवाइज हम इसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन नहीं कह सकते। और फिर ऐसे में दवाइयाँ लेना या फिर इसके बारे में सोच के निरंतर और कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन को पाल लेना ये ठीक या उचित नहीं है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में समझने के लिए, वो ये है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और बहुत बार ये नॉर्मल भी होती है। तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए जो गाइडलाइंस हैं उनमें सब्जेक्टिव पीएमई, वेरिएबल पीएमई, इस तरह के 2 प्री मैच्योर इजैकुलेशन के फॉर्म्स या टाइप्स को जोड़ा गया है। तो सब्जेक्टिव पीएमई ये होती है कि पेशेंट को लगता है कि उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, जबकि बाय डेफिनेशन वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन नहीं होती। और दूसरा होती है वेरिएबल पीएमई, यानी कभी कभी कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में जो पेशेंट हैं उनका जल्दी वीर्य निकल जाता है, जल्दी सीमन निकल जाता है या शीघ्र पतन हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन का जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके कुछ क्वेश्चंस पूछ के हमें डायग्नोस करना पड़ता है कि ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो क्यों रहा है। क्योंकि ये मेनली 2 टाइप का होता है, यानी कि तो प्राइमरी पीएमई होता है जो कि आपके बचपन से ही आपके ब्रेन में सेरोटोनिन की मात्रा कुछ एरियाज़ में कम होने की वजह से है, यानी ये जेनेटिक डिजीज़ है, या डिजीज़ ना कहें तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, या इसको कह सकते हैं जेनेटिक वेरिएशन है। तो कुछ लोगों को जैसे कि लंबी नाक हो सकती है, मोटी आँख हो सकती है, ऐसे ही टाइमिंग भी वेरिएबल हो सकता है। किसी का कद लंबा, किसी का कद छोटा होता है, ऐसे ही किसी का टाइमिंग कम, किसी का टाइमिंग ज़्यादा हो सकता है। और ये गवर्न हो रहा है हमारे ब्रेन द्वारा और ब्रेन में हमारे सेरोटोनिन की मात्रा द्वारा। तो जब इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि सर हमें तो जब से हमने होश संभाला तब से टाइमिंग की प्रॉब्लम है ही, कभी भी ये नॉर्मल था ही नहीं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम प्राइमरी पीएमई कह देते हैं। और यूजुअली इसके लिए हम पेशेंट को समझा देते हैं कि ये एक जेनेटिक कमी है, तो इसमें आपको काफ़ी लंबी तौर पे दवाई लेनी होगी, एक लंबे समय तक आपकी दवाई चलेगी। दूसरा टाइप होती है सेकेंडरी पीएमई, इसको हम एक्वायर्ड पीएमई कहते हैं, यानी कि पहले पेशेंट की टाइमिंग बिल्कुल ठीक थी, लेकिन स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से, या कुछ ऐसे हैबिट्स की वजह से जिससे पेशेंट को हर चीज़ में जल्दी होने लग गई और फिर इस टाइमिंग में भी जल्दी होने लग गई, और फिर ये एक्वायर हो गया है बिहेवियर, उससे लर्न कर लिया है बिहेवियर, या माइंड ने इसी राह पे चलना चूज़ किया, तो ऐसे में फिर सेकेंडरी पीएमई हो सकती है। और सेकेंडरी पीएमई जो है उसको रिवर्स करना थोड़ा आसान है प्राइमरी पीएमई से, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट जो है वो हम शॉर्ट ड्यूरेशन का चलाते हैं और इसमें यूजुअली रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आते हैं। दोस्तों इसके अलावा जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी पीएमई में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पेशेंट से बात करके, तो नेक्स्ट सवाल हमारा होता है, नेक्स्ट एम जो हमारा ट्रीटमेंट का होता है वो जानना होता है कि ये जो पीएमई है ये कितनी दिमाग से हो रही है और कितनी ये एंड ऑर्गन यानी कि पीनिस की सेंसिटिविटी की वजह से हो रही है। तो ऐसे में भी हम कुछ दवाइयों का सहारा लेते हैं, क्योंकि पेशेंट से डायरेक्टली पूछने पे पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल है ये बताना कि उनकी पीनिस की सेंसिटिविटी ज़्यादा है औरों से या कम है। तो ऐसे में हम कुछ क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम
इंटीमेसी से पहले आधे घंटे पहले हम अपने पीनिस पर लगा सकते हैं। एक स्टिकर उसमें होता है, वो स्टिकर आप रख सकते हैं, या कुछ स्प्रेज ऐसे होते हैं जो बहुत इफेक्टिव स्प्रेज होते हैं, और इनको लगा के हम समझ सकते हैं कि अगर इनको लगाने से टाइमिंग या हमारी उसमें कुछ कमी आती है तो काफ़ी बार इसमें पेरिफेरल मैकेनिज्म्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं सेंट्रल से। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ पेरिफेरल मैकेनिज्म्स ही होते हैं या सिर्फ सेंट्रल ही होते हैं, यूजुअली इनके वेरियस कॉम्बिनेशंस के द्वारा पीएमई होता है। पर हमें समझना ज़रूरी होता है कि मेजॉरिटी जो इसमें रोल प्ले कर रहा है वो बाहर की सेंसिटिविटी रोल प्ले कर रही है या ब्रेन में सेरोटोनिन की मात्रा जो कम है वो रोल प्ले कर रही है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं इनका जवाब कई बार हमें पेशेंट से मिलता है, कई बार हम दवाइयाँ लेके देखते हैं और फिर पेशेंट को दोबारा बुलाते हैं अपने पास समझने के लिए कि इन दवाइयों से रिस्पॉन्स कैसा आया, और फिर उनकी वेरियस डोजेस को या कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करके आमतौर पे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आपको ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है तो आप किसी यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए, उनसे अपने मैकेनिज्म को समझिए, ट्रीटमेंट्स को स्टार्ट कीजिए, अपने लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको ढूंढिए, और अगर आपके कुछ और सवाल हों इससे तो ज़रूर हमसे पूछिए।